हे एवरीवन, क्या हालचाल। होप कि आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। हाँ, क्या है? रासायनिक समीकरण। अंग्रेजी में इसे हम सब क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने इस चैप्टर को जो दो पोर्शन में बांटा गया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसका एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी हम सब पढ़े। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ में हो उसे हम सब क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम सब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण क्या होता है। भाई ये समीकरण क्या है? इक्वेशन क्या है? मैथ में नहीं चले जाओगे। इक्वेशन समीकरण क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कार्बन। हम सब जानते हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके संयोग करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ ना सर, इतना देर लिखते लिखते आप बोलते बोलते बहुत देर हो गया भाई। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ज्यादा हमको लिखना पड़ा, स्पेस ज्यादा हुआ। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इन चीजों को हम लोग संकेत के माध्यम से लिखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन का संकेत C एंड ऑक्सीजन का संकेत O। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन पता है गैस है, और गैस कभी भी अकेले नहीं रहेगा, जब भी रहेगा भाई डायटोमिक के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में कंपैरिजन करिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम शब्द में लिखें तो शब्द में लिखने में मुझे काफी समय लग गया, लेकिन यही शब्द को, यही जो कार्बन है, इस कार्बन का संकेत क्या हुआ? C लिखे। ऑक्सीजन का संकेत O, ऑक्सीजन गैस है इसलिए यहाँ पर 2 आया। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? CO2। तो ये फटाक से लिखा गया है ना। तो तत्वों को, जो भी तत्व होते हैं अथवा यौगिकों को संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि कार्बन आपका तत्व हुआ तो तत्व का क्या हो गया? ये संकेत। ऑक्सीजन तत्व हुआ तो ऑक्सीजन तत्व का क्या हो गया? ये संकेत हो गया, ठीक है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या है? यौगिक है। तो इस यौगिक का क्या हुआ? यहाँ पर सूत्र हुआ। तो तत्वों 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 अथवा यौगिकों को, ठीक है, तत्वों अथवा यौगिकों को संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। बैलेंसिंग हम लोग बाद में सीख लेंगे, थोड़ी देर के बाद, बस सब्र करिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है आपका? मान लेते हैं कि हम सब जानते हैं कि सर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाती है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या बनाई? ऑक्साइड। भाई इतना देर हमें लग गया लिखने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हम लिखे हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमें काफी देर लग गया लिखने में। बस हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट में लिखे और जल्दी में लिखे। तो शॉर्ट में और जल्दी में लिखने के लिए क्या बनाया गया? रासायनिक समीकरण। जो तत्व है यहाँ पर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तत्व का संकेत क्या हुआ? Mg। ऑक्सीजन तत्व का संकेत क्या हुआ? O। लेकिन ऑक्सीजन गैस है और ये अकेले तो डायटोमिक के रूप में रहेगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या हुआ? यौगिक हुआ। तो इस यौगिक का रासायनिक सूत्र हुआ, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये तत्व हुआ, ये तत्व का संकेत, ये तत्व का संकेत, और ये यौगिक, यौगिक का सूत्र। तो तत्वों को संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण समझ में आ गया कि तत्वों अथवा यौगिकों को सूत्र, संकेत अथवा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना, लिखना, यही सब हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई पूछे आपसे रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों जरूरी है, क्या कहिएगा? रासायनिक समीकरण को लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि शब्द वाला में क्या होता है? आपका टाइम लगता है, समय लगता है, जगह ज्यादा होता है, ठीक है। जगह ज्यादा वो ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस को। बट अगर वही चीज को हम संकेत के माध्यम से अथवा सूत्र के माध्यम से लिखेंगे, फटाक से होगा हमारा। उस चीज को हम लोग बहुत ही तेजी के साथ लिख सकते हैं ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को मैं डील कर दे रहा
रहा हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन है ना, एक रिबन आता है मैग्नीशियम रिबन, तो उसको जलाने से पहले ना उसको रेगमाल से साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछता है मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है, अथवा ऐसे करके रहेगा मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वायु से विक्रिया करके पहले ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर में ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, इसलिए इसे रेगमाल से साफ करके हटाया जाता है ताकि ऑक्साइड का परत हट जाए और मैग्नीशियम पुनः ऑक्सीजन के संपर्क में सीधे आ सके और अच्छे से जल सके। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर में ऑक्साइड का परत हट सके और वह ऑक्सीजन के संपर्क में सीधे आ सके और आसानी से जल सके, इसलिए इसे रेगमाल से साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई? तत्वों या यौगिकों को संकेत अथवा सूत्रों के द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यदि हो गया हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, एक और हम लोग देते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे कि और भी हम लोग अगर एग्जांपल की बात करें और भी एग्जांपल, जैसे कि क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पर हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। भाई देखो कितना देर लग रहा है यार, कितना देर लगेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बोलोगे भाई इतना देर में तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम अभिक्रिया करवाएंगे जल के साथ, तो यहाँ पर आपका बनता है, क्या बनता है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या हुआ? तत्व हुआ या यौगिक। अगर अकेले रहता है, बिल्कुल अकेले, तो उसको कहते हैं तत्व, लेकिन उसी के साथ में दूसरा कुछ रह गया तो क्या कह देते हैं? यौगिक। तो यहाँ पर कैल्शियम है और ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम के साथ साथ ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये सूत्र हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र प्लस जल का रासायनिक सूत्र H2O, फटाक से हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO लिखे फटाक से, जल का रासायनिक सूत्र H2O लिखे यहाँ पर, और क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH, इसका वैलेंसी +2, इसका वैलेंसी -1, 1 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो H का होल ट्वाइस हो जाएगा। ओके, क्लियर, बन गया हमारा। तो इस चीज को सूत्र के द्वारा लिखे हम लोग, ये जो है यौगिक, यौगिक को सूत्र के द्वारा, यौगिक को सूत्र के द्वारा, यौगिक को सूत्र के द्वारा, मतलब तत्वों या यौगिकों को जो हम सब सूत्रों या संकेतों के माध्यम से लिखते हैं ना, वही क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि बैलेंस क्यों किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं भाई, यहाँ पर हुआ मैग्नीशियम प्लस यहाँ पर हुआ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका क्या बना? ये MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना एटम है, कितना परमाणु मैग्नीशियम के? 1 परमाणु, और उत्पाद साइड में भी कितने परमाणु? 1 परमाणु। इधर कितना? 2 परमाणु, और इधर कितना? 1 परमाणु। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो कितना बैठा देंगे? 2। यहाँ पर भी अगर 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पर भी कितना हो गया? 2 मैग्नीशियम। ये हो गया बैलेंसिंग। ठीक है, रासायनिक समीकरण ये संतुलित हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, संतुलित क्यों किया जाता है? क्या जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्यों जरूरी है? तो हम सब क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, याद करिए कौन सा नियम के अनुसार भाई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, या मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी कि अभिकारक की ओर की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की ओर के परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसे हम सब क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। इस कारण से जरूरी होता है ये। चलिए, इसको अभी आप स्क्रीनशॉट लिखिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तत्वों अथवा यौगिकों को संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण क्या है। लेकिन
अब क्या संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो क्या लिखा गया? यदि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद देखना, तो अभिकारक किसे कहते हैं? तीर के चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक, तीर के चिन्ह के दाईं ओर उत्पाद। तो यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों वर्ग के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाना चाहिए, इधर भी जितने परमाणु उतने परमाणु उसके उधर भी होने चाहिए, तो वह क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले यहाँ पर हम आपको गिनने सिखा रहे हैं कि कितना रासायनिक, कितना परमाणु। यहाँ पर ये कौन सा तत्व हुआ? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के नीचे में देखिए भाई कुछ है क्या? एक दो कुछ है क्या? नहीं। सामने में देखिए, सामने में कुछ है क्या? सामने मतलब यहाँ पर, यहाँ मैग्नीशियम के बिल्कुल सामने में कुछ है क्या? नहीं। यहाँ पर भी नहीं है कुछ, मतलब दोनों जगह नहीं। सामने में कुछ नहीं मतलब समझ जाओगे एक, और नीचे भी कुछ नहीं मतलब समझ जाओगे एक। दोनों को आपस में, यहाँ पर कुछ नहीं कितना समझोगे? एक। यहाँ पर भी कुछ नहीं कितना समझोगे? एक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, गुना करना। तो एक को एक से गुना करेंगे, एक एकम एक, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु? एक। उसी प्रकार से अगर रहे, मान लेते हैं मेरे पास रहेगा सोडियम, ठीक है, Na, सोडियम का संकेत Na हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम के सामने में कुछ है क्या? नहीं, मतलब कितना समझ जाएंगे? मन में कितना समझ जाएंगे? एक। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो मतलब एक। तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक गुने एक, मतलब सोडियम के कितना परमाणु है? एक परमाणु। लेकिन अब हम लोग देखते हैं H2 है, H2 तो हाइड्रोजन, यहाँ पर H का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? तो यहाँ पर सामने में कुछ है क्या? सामने में कुछ है क्या? हाइड्रोजन के परमाणु गिनो। सामने में कुछ है क्या? नहीं, मतलब एक। और नीचे में कितना है? दो। तो दो से, यहाँ कुछ नहीं तो एक, और नीचे में दो, तो दो से मल्टीप्लाई करो, मतलब दो एकम दो। हाइड्रोजन का छाट, मतलब हाइड्रोजन को हम लोग छापने से गए। हाइड्रोजन का कितना? दो। सोडियम में कितने परमाणु? एक। यहाँ पर मैग्नीशियम में कितने परमाणु? एक। उसी प्रकार से और भी हम सब देखते हैं, जैसे कि हमारा है कार्बन। तो कार्बन के सामने में कुछ नहीं तो एक, नीचे में भी कुछ नहीं तो एक। एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे, एक गुने एक। कार्बन के कितने परमाणु हो गए? एक। उसी प्रकार से अगर हम लोग लेते O3, ओजोन, O3 का मतलब ओजोन, कितने परमाणु ऑक्सीजन के? यहाँ सामने में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं भाई साहब, मतलब कुछ नहीं तो एक ले लिए। नीचे में तीन है तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तीन परमाणु। N2 है, नाइट्रोजन के कितने परमाणु? सामने में एक, नीचे में दो, तो मल्टीप्लाई करो, दो एकम दो, यानी कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु? दो। Cl2, यहाँ पर Cl मतलब क्लोरीन हुआ, सामने में कुछ नहीं एक, यहाँ पर नीचे में दो, मल्टीप्लाई कर दो, दो एकम दो, यानी कि क्लोरीन के कितने परमाणु? दो। चलिए छापने से गए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीजों को पहले हम लोग गिनने सीखेंगे कि कैसे परमाणु हम लोग गिनते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है यहाँ पर H2O, तो बताइए कौन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु भाई चार्ट और ऑक्सीजन का परमाणु चार्ट। सामने में कुछ दिख रहा है क्या? सामने में कुछ क्या? नहीं। यहाँ पर जो भी सामने में रहेगा ना, वो एज वेल एज हाइड्रोजन के लिए रहेगा, और उसी प्रकार से एज वेल एज ऑक्सीजन के लिए रहेगा। यहाँ जो भी सामने में डिजिट रहता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए रहता है। तो कुछ है क्या सामने में? नहीं, मतलब एक। हाइड्रोजन के नीचे कितना है? दो, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एकम दो। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, तो अभी हम क्या बोले? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और भी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। सामने में देखिए, यहाँ पर सामने में ई जो रहेगा वो सभी के लिए रहेगा, सामने में कुछ नहीं तो मतलब एक। और ऑक्सीजन के नीचे देखिए, ऑक्सीजन के लिए भी नीचे में कुछ नहीं तो एक, तो एक एकम एक, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु? दो। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए? एक परमाणु। और गिनने सीखेंगे हम लोग और छाटेंगे। CO2 है, सामने में कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ कौन कौन सा तत्व है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। सामने में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब नहीं है, यानी कि एक। अब कार्बन के नीचे देखिए, कार्बन के एकदम जस्ट पुछिया में, पूछ में देखो, पूछ में भाई, पुछिया में, तो कार्बन के पुछिया में भी कुछ नहीं तो एक। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एकम एक, कार्बन एक। यहाँ सामने में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब एक। और ऑक्सीजन का पुछिया में कितना लगा है? दो, तो दो एकम दो हो गया। तो ऑक्सीजन का के परमाणु? दो। और कार्बन का के गो परमाणु? एक हुआ, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ठीक है। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के हमें छापना है। तो यहाँ पर सामने में कुछ है क्या? नहीं, मतलब यानी कि एक। नाइट्रोजन के नीचे पूछिए हम कितना लगा है? दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, दो एकम दो, मतलब नाइट्रोजन का कितना परमाणु? दो परमाणु। ऑक्सीजन के लिए गिनते हैं तो ये सामने वाला सभी के लिए रहता है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर एक, और यहाँ नीचे पूछिए में भी कुछ नहीं तो एक, तो एक एकम एक, मतलब N2O में नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन के दो परमाणु हुए और ऑक्सीजन के एक परमाणु। आप अगर इसको लिखना चाहते हो तभी लिख लो, ठीक है। चलो मिटा रहे हैं।
और हम लोग छाटेंगे और चीजों को। जैसे अगर रहेगा 2H2 कौन कौन सा है यहाँ पर 2H2 इस प्रकार से 2H2 कौन कौन सा तत्व है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम क्या बोले यहाँ पर देखिए सामने में कितना है 2, तो ये जो 2 है सामने ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए यहाँ सामने में कितना है भाई साहब 2 और हाइड्रोजन का पूज्यम कितना है हाइड्रोजन का पूज्यम में 2, तो 2 दूनी कितना हुआ 4। सामने में यहाँ पर कितना है 2 और ऑक्सीजन का पूज्यम में कितना है 1, तो 2 एकम 2। उफ लाइट ही चला गया यार। चलिए तो देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन में यहाँ पर देखिए ये 2 जो है वो दोनों के लिए हाइड्रोजन के लिए एज वेल एज ऑक्सीजन के लिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर सामने में कितना है 2 लिखे हैं, हाइड्रोजन के नीचे में 2 है तो 2 लिखे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4। यहाँ पर ये अभी हम क्या बताएं कि ये जो 2 है भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के लिए। तो ऑक्सीजन में हम लोग देखेंगे सामने में 2 है तो 2 और ऑक्सीजन के पूछिए में देखिए पूछिए में कुछ है क्या नहीं मतलब 1, 2 एकम 2। एक और हम लोग देखते हैं मान लेते हैं 2NO3 रहेगा 2NO3 इसको हम लोग या तो 4NO3 लिखते हैं नाइट्रेट। ठीक है तो नाइट्रोजन देखना हमें और ऑक्सीजन देखना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए सामने में कितना है 4 एंड नाइट्रोजन का पूछिए कुछ है क्या नहीं है मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4। ऑक्सीजन के सामने में 4 ऑक्सीजन का पूछिए में कितना है 3 तो 4 3 12 होंगे। ठीक है चलिए तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है ना मैग्नीशियम में गिनिए मैग्नीशियम यहाँ पर कितने परमाणु मैग्नीशियम के सामने में 1 पूछे में 1 तो 1 एकम 1 परमाणु। अभिकारक साइड क्योंकि ये तीर का साइन दिख रहा है तीर के साइन के बाईं ओर को अभिकारक और दाईं ओर को उत्पाद। तो अभिकारक साइड में कितना है 1 परमाणु और उत्पाद में कितना है देखिए यहाँ पर सामने में 1 और मैग्नीशियम का पूछे में भी 1 तो बराबर है। तो मैग्नीशियम का परमाणु अभिकारक में 1 और उत्पाद में भी 1 बराबर है। इधर देखते हैं ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का पूछे में कितना है 2 और यहाँ सामने में 1 तो 2 एकम 2 तो ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु और सामने में 1 और ऑक्सीजन के पूछे में 1 तो 1 एकम 1 तो इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हुए और इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए 1 परमाणु। तो यहाँ पर इस 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए क्योंकि इधर 2 है ना इधर 1 है तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2। अब सवाल उठा भाई हम ये 2 कहां पर लगाएंगे मैग्नीशियम के नीचे कि ऑक्सीजन के नीचे या सामने में। तो जब भी रिएक्शन बैलेंस कीजिएगा तो मन में हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए गांठ बांध लीजिए कि जब भी रिएक्शन बैलेंस कीजिएगा और कुछ डिजिट बैठाना होगा तो सामने में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे में नहीं बल्कि इसके सामने में। तो इसके सामने में यहाँ पर क्या हुआ 2 फिर से चेक करते हैं। ठीक है तो 2 यहाँ बैठा दिया फिर से चेक करते हैं यहाँ पर 1 नीचे में भी पूछिए में भी 1 तो 1 एकम 1 मैग्नीशियम 1 परमाणु यहाँ पर 2 और मैग्नीशियम का पूछिए में 1 तो 2 एकम 2 इधर 2 मैग्नीशियम का इधर मैग्नीशियम का कितना परमाणु 2 और इधर मैग्नीशियम का कितना परमाणु 1 तो बोलेगा उसको 2 टका दिया हमको 1 ही टका देगा हमको भी 2 टका दो तो ये भी 2 लेगा। तो मैग्नीशियम का 2 परमाणु मैग्नीशियम के इधर भी 2 परमाणु ऑक्सीजन का कितना हुआ 2 एकम 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 तो 2 एकम 2। देखिए तो मैग्नीशियम का 2 परमाणु मैग्नीशियम का 2 परमाणु ऑक्सीजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन का 2 परमाणु। आप डेफिनेशन को पढ़िए यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो अभिकारक में मैग्नीशियम के कितने परमाणु अभिकारक साइड में मैग्नीशियम के 2 परमाणु और उत्पाद में भी मैग्नीशियम के कितने परमाणु 2 परमाणु है। फिर अभिकारक में ऑक्सीजन के इधर कितना है 2 एकम 2 परमाणु और उत्पाद में भी देखिए ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 2 और यहाँ पर 1 तो 2 एकम 2 तो ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर है इसे ही हम सब संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं। इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है चलिए हम एक आध को और बताते हैं सिंपल अभी। ठीक है उसके बाद हम लोग एक अलग लेक्चर बनाएंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। CO2 बन रहा है यहाँ पर कार्बन का कितना परमाणु 1 परमाणु कार्बन यहाँ सामने में 1 और पूछिए में 1 तो 1 एकम 1 कार्बन का 1 परमाणु बराबर है भाई सब बराबर पैसे मिला है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 एकम 2 तो 2 परमाणु यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 तो 2 एकम 2 तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु इधर भी 2 परमाणु बराबर है ये बैलेंस है। ठीक है उसी प्रकार से और हम लोग देखना चाहेंगे जैसे कि Cu+O2 कितना होगा भाई CuO बनेगा। ठीक है कॉपर यहाँ पर 1 Cu मतलब कॉपर यहाँ पर कितना परमाणु 1 परमाणु यहाँ भी कॉपर का 1 परमाणु ऑक्सीजन का कितना परमाणु 2 ऑक्सीजन का 1 परमाणु तो इधर 2 परमाणु इधर 1 परमाणु। बोलेगा अच्छा इसको 2 टका और हमको 1 टका हमको भी 2 टका दो तो यहाँ पर 2 नहीं बैठाएंगे याद करिए सामने में एकदम।
तो यहाँ पर बैठा दिए, फिर से गिनते, कॉपर का 1 परमाणु, कॉपर का 2 परमाणु, तो यहाँ भी कितना होगा 2, 2 कॉपर का 2 कॉपर का, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 एकम 2। तो अभिकारक साइड और उत्पाद साइड दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर है दोनों की, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद साइड में दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सवाल उठा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सब द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़े हैं कि जितने भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इसका हम लोग लेते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एकम में, ठीक है, 12 एकम 12 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उधर देखते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भाई साहब 1 और कार्बन के पूछे हम कुछ नहीं है तो कितना है 1, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं तो हम लोग ख्याल अलग तत्व में जा रहे हैं तो प्लस का साइन लेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 12 एकम 12 प्लस 16 दूना 32, उधर भी 12 एकम 12 प्लस 16 दूना 32, 12 और 32 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 44, 12 और 32 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 44, तो देखिए 44 यू परमाणु द्रव्यमान का ऐसा यूनिट यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक साइड में भी परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 44 यू और उत्पाद साइड में भी परमाणु द्रव्यमान 44 यू, क्या दोनों बराबर है ना, इसे हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यदि क्वेश्चन में रहे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है तो क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि अभिकारक की ओर की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की ओर की परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर रहेंगी, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बस इतना ही बोलना, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, आज तो लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो अगले क्लास में हम सब क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे हम लोग करेंगे। कोई भी रासायनिक इस प्रकार से भी संतुलित किए हुए हैं ना, ये वाला Cu प्लस O2 हमारा क्या बन रहा था, CuO2 ना, CuO2 नहीं CuO बन रहा था, CuO। तो इसको हम लोग बैलेंस किए थे, यहाँ पर 2 लगाए थे, यहाँ पर 2 लगाए थे। भाई ये आंख में डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंस किए थे। तो किस प्रकार से बैलेंस करेंगे अगला क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे और गारंटी है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक आप इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक की ओर की परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की ओर की परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।